हम लोगों ने देखा था। हिंदी का प्रेजेंटेशन में स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि आपका जो हिंदी का लैंग्वेज का फर्स्ट लैंग्वेज का जो पेपर आने वाला है उसका मार्किंग मैंने टेबल दिखाया था स्लाइड। इस बार भी एक बार नजर हम लोग इस पर देखते हैं और इसी हिसाब से हमें क्या करना है, अपना 80 नंबर का पेपर अच्छे से कवर करके अच्छे नंबर लाना है, क्योंकि आपकी ये लाइफ लाइन है। अच्छे परसेंट देने वाला हिंदी एकमेव सब्जेक्ट है आपका। मोस्ट ऑफ आप ज्यादातर परसेंट इसी सब्जेक्ट से ले सकते हो, क्योंकि आपकी ये मदर टंग है मोस्ट ऑफ बच्चों की। तो आपको हिंदी में ज्यादा कुछ पढ़ाई करने की ये नहीं होता है कि एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद आ जाता है। और बचपन से जो सीखे आप लोग, यानी कि आप लोग अगर देखेंगे तो 5वीं 6वीं 7वीं से आप लोग जो सीखे हैं वही बातें खाली विस्तारित रूप से लैंग्वेज में रहती है। भले कोई भी लैंग्वेज हो, जैसे कि आप लोग देखेंगे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज का वही पैटर्न है। जैसे कि आप लोग अगर देखेंगे तो स्टोरी राइटिंग आप 5वीं में भी लिखते थे, 10th में भी लिखना है। उसके जो लिखने का तरीका है 5वीं में जो सिखाया था वही 10th तक है, यानी कि रिपीट रिपीट दोहराने की बात है। यानी कि आप लोगों को जरा भी डरने की बात नहीं है कि इस बार हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो गई है तो हमें पेपर किस टाइप के आएगा, इस प्रकार का जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बहुत पहले से ये हो चुका है। वही बातें हम लोगों को फिर से एक बार अच्छे से लिख लेना है और अच्छा स्कोर करके हमें सक्सेस मिलाना है। तो इस बार हम लोग देखने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था गद्य विभाग 20 नंबर्स का जो अपना पेपर पैटर्न है लैंग्वेज का हिंदी का, उसमें हमने गद्य विभाग देखा था 20 नंबर्स में। विस्तारित रूप से मैंने भी विश्लेषण किया था और जो सर है उन्होंने भी अच्छे से आपको बता दिया था कि क्वेश्चन नंबर पहला जो विभाग 1 है उसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं, ये हमने देखा है। अभी हम लोगों को देखना है कि विभाग 2 पद्य विभाग देखना है। अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर अटेंड किया होगा तो जरूर आपको पता रहेगा कि पद्य विभाग में दो टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। उसमें 12 नंबर्स का क्वेश्चन रहेगा पद्य विभाग में। उसमें पहला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 6 नंबर का, कृति करने के लिए आ जाएगा आपको। जो आपकी जो पोएम है आपको अभी अच्छे से याद हो गई होगी कि आपको 6 पोएम खाली परीक्षा में है, और उस 6 पोएम में से कोई भी एक पोएम का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ से आपको कृति करनी है 6 नंबर के लिए। वो पहला प्रश्न रहेगा। और दूसरा प्रश्न जो रहेगा पद्य विभाग में वो रहेगा पद्य विश्लेषण का, वो भी 6 अंक का है। और उस 6 नंबर में क्या क्या आने वाला है ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो 6 नंबर की तैयारी करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको यही क्वेश्चन है कि आपको बाय हार्ट करना है। बाकी के सारे क्वेश्चंस को आपको याद जरा भी करना नहीं है। आपको जो पेपर पर जो क्वेश्चन पेपर पर आएंगे वही कृतियां करनी है और वही आपको क्या करना है, वहां पर ही उत्तर उसके कर देने हैं। लेकिन ये जो हमारा पद्य विश्लेषण का क्वेश्चन है वो तीनों लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन बोला जाता है उसको पोएम का, वो आपको क्या करना है, बाय हार्ट कंपलसरी करना है। और उसको बाय हार्ट करने के लिए आप अच्छे से चार्ट बनाए। मैं तो चाहती हूँ कि 6 नंबर का जो क्वेश्चन है आपको तीनों लैंग्वेज के 3 चार्ट बनाएंगे। आप जहाँ भी स्टडी करने बैठते हो वहां पर अगर दीवार में लगाओगे तो कभी भी आते जाते समय एक एक सब्जेक्ट का अगर देखेंगे, कवि का नाम क्या है, कविता का नाम तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी कविता का नाम याद या पता होना चाहिए। कविता का नाम, उसके उसकी कविता और उसकी विधा, ये 3 अगर आप लिख कर रखोगे तो कभी भी आपको याद करने के लिए टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ेगा, सहजता से। यानी कि ऊपर से अगर नजर डालोगे तो आपको वो दिखाई देगा। इसलिए सबसे पहले आपको वो चार्ट बनाना पड़ेगा। आज मैं बहुत सारे स्लाइड आपको दिखाऊंगी, वो अगर स्क्रीनशॉट ले लोगे आप लोग तो उसका चार्ट आप अच्छे से बना सकते हो। ये आपका हिंदी का इंडेक्स है फर्स्ट पेज पर दिया हुआ, उसमें से मैंने जो गोल सर्कल से किया है, देखो 2 नंबर का डिनर पार्ट है, 7 नंबर की हेम और 8 नंबर की प्रण कविता। उसके बाद दूसरी इकाई में है संध्या सुंदरी, 5वां पार्ट है अथत्थ घुमक्कड़ जिज्ञासा और 10वां पार्ट है टॉलस्टॉय घर की दर्शन। यानी कि हमारा जो 25% जो हमारा पोर्शन कैंसल हो गया है वो मैंने सर्कल से किया है, ये पार्ट हमें नहीं है। उसके बाद हमारे अगर हमें देखा जाएगा तो पोएम हमें ज्यादा है ही नहीं। पहली इकाई में केवल 3 पोएम दी है, उसमें से पहली पोएम है उर्चर हारिल है, दूसरी पोएम का नाम दिया है मेरी स्मृति है, और उसके बाद 9वीं कविता है ब्रिजवासे। ये 3 पोएम खाली पहली इकाई में है। दूसरी इकाई में भी ज्यादा पोएम नहीं है, 3 ही पोएम है। उसमें से सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो संध्या सुंदरी तो कैंसिल हो गई है। 7वीं पोएम जो दी है अखत कथ्य न जाई, ये वाली एक 7वीं पोएम है। उसके बाद आपको 9वीं पोएम है चिंता नाम की, और 12वीं कविता है चलो हम दीप जलाए। इस प्रकार केवल पहली और दूसरी इकाई में 6 पोएम है। आपके हाथ में अगर नजदीक किताब रहेगा तो आप फटाफट टिक मार्क कर दीजिए हमारी पोएम कौन सी है, क्योंकि इंडेक्स का अगर बाइफर्केशन नहीं किया रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पूरक पाठ कौन से है,
और गद्य विभाग कौन सा है, पद्य विभाग कौन सा है, कैंसिल पार्ट कौन सा है, वो अगर अपने सामने हर लैंग्वेज का होना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर मराठी में देखेंगे तो वहां पर भी डिवाइडेशन किया है, गद्य अलग है, पद्य अलग है। स्थूल पाठ को ही मराठी में, हिंदी में पूरक पठन कहा जाता है। यानी हेलो कि इस टीचर। प्रकार, हाँ बोलो। टीचर आपने जो गोला किया उसको नहीं पढ़ना है? नहीं पढ़ना है, उसके ऊपर से कुछ भी आएगा नहीं, उसके ऊपर से खाली भाषा बूंदी या ग्रामर सेशन जो रहेगा वही आएगा। कितनी बार मैसेज का हमने बता दिया है, लेकिन फिर से आप लोग बीच बीच में ज्वाइन होते तो आपको पता नहीं रहता है। अच्छे से आप इस पार्ट का लिख लीजिए। इसके ऊपर का खाली ग्रामर और भाषा बिंदु में जो आप लोगों को उपयोजित लेखन के क्वेश्चंस दिए है वो आपको करने हैं। बाकी का उस लेसन का कुछ भी आपको करना नहीं है। अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू की है तो दीक्षा ऐप है, अपना टेलीग्राम ऐप है, इसमें बहुत सारा लॉट्स ऑफ मटेरियल भेजा जाता है। अपने बीएमसी के टीचर्स जो है वो हम लोग भी भेजते हैं उसमें, और टेलीग्राम ऐप में। अगर आपका एक भी लेसन आपने अच्छे से नहीं ज्वाइन करके देखा है तो फिर से आप दीक्षा ऐप में भी जाकर एक एक लेसन आपका रिवाइज आप अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपके हाथ में अगर देखेंगे तो कम से कम 60 या 70 दिन है, लेकिन वो भी दिन कम नहीं है। अगर आप आज से भी करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत आपका 25% ऑलरेडी हर सब्जेक्ट का कैंसिल चैप्टर हो गए हैं। अभी तक आप लोगों को बाकी सब्जेक्ट का भी पता नहीं रहेगा तो आपके जो भी सब्जेक्ट टीचर स्कूल के रहेंगे आपको फिर से दोबारा जरूर बताएंगे, क्योंकि कई बच्चे ऑफलाइन रहते थे, उनका ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन अभी अभी भी जो बच्चे ज्वाइन है, आप जो सर्कल किए हैं वो सारे 6 लेसन है, वो निकल दिए गए हैं। फिर से एक बार बोल देती हूँ, उसका खाली ग्रामर सेशन और भाषा बिंदु ही आपको करना है। उसके बाद आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोगों को अगर खाली 6 पोएम करनी है, अगर 6 पोएम अच्छे से करोगे तो आप लोगों को 12 नंबर मिलने वाले हैं। 12 नंबर में से 6 नंबर का आपको बाय हार्ट करके जाना है, जो कि 101% आपको परीक्षा में वही आने वाला है। 2 पोएम का नाम दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको क्या करना रहेगा, उसका विश्लेषण करना रहेगा। यानी कि विश्लेषण क्या करना रहता है, क्रिटिकल एप्रिशिएशन क्या रहता है और कैसे लिखना रहता है, वो हम लोग फिर से एक बार देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इसके पहले भी सेशन हो गए हैं। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने बता दिया है, लेकिन कई बच्चे ज्वाइन नहीं हुए तो उनके लिए ये दोबारा हो जाएगा। जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है उनका रिविजन हो जाएगा, इसलिए आपका नुकसान तो कुछ होने ही वाला नहीं है। तो आपको ये अच्छे से देख लेना है। ये विभाग 2 है, उसमें से मैंने बता दिया कि 12 अंक का प्रश्न आने वाला है। 2 में से आपको अ में क्या आने वाला है, एक कृति करने के लिए आ जाएगी जो 6 नंबर की रहेगी। उस 6 नंबर में क्या क्या आने वाला है आपको पता है कि जैसे कि पैराग्राफ में आने वाला है, संजाल पूर्ण कीजिए, चौपट पूर्ण कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद समानार्थी शब्द लिखिए, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए, यमक वाले शब्द लिखिए, इस प्रकार के तुकांत वाले शब्द लिखिए, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। ये आप लोगों को ये कल शायद मुझे लगता है सर ने अच्छे से विस्तारित रूप से आपको बता दिया है, तो इसको हमें हाईलाइट ज्यादा करना नहीं है। आज मुझे जो सब्जेक्ट दिया है वो भाषा पद्य विश्लेषण के बारे में बता दिया है, जिसमें आप लोगों को निम्नलिखित कविताओं में से किस एक पद्य विश्लेषण निम्न मुद्दों के आधार पर उसके उत्तर करने हैं। यानी कि आपको 2 पोयम के नाम खाली दिए जाएंगे और इस टाइप के 5 क्वेश्चंस रहेंगे। उस 5 क्वेश्चंस के आपको उत्तर लिखने हैं, वो भी घर से बाहर करके। यानी कि 101% ये प्रश्न आने ही वाला है, तो आपको याद करके लिख देना है। यानी कि पहले का पैटर्न यही रहता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो सारा याद करके हमें जाना रहता था। जिसकी भी ब्रेन पावर यानी कि स्मरण शक्ति अच्छी रहती थी उनको ज्यादा नंबर मिलते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जो भी एक्सपर्ट है, जिसको भी उत्तर ढूंढने की अच्छे से वो कर सकता है, वो ऑन दी स्पॉट उत्तर करके पेपर दे सकता है। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि इस पद्य विश्लेषण में ये 5 प्रश्न हमें कैसे नंबर देंगे। यानी कि रचना का नाम आपको लिखना है। रचनाकार का नाम मतलब राइटर, जो भी लेखक रहेगा उनका नाम हमें उस पोयम का, जो भी पोयम के आपको नाम दी जाएगी, जैसे कि अगर उड़चर हरेली या सॉरी चिंता नाम की कविता दी, तो इन कविताओं के रचनाकार मतलब इनके राइटर का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद रचना की विधा आपको लिखनी है। पसंद की पंक्तियां, अगर आपको रचनाकार का नाम और रचना की विधा ये अगर आप लोगों को देखना है तो आप इंडेक्स में जाकर भी अच्छे से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कविता का नाम दिया है, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, विधा दिया है, और तीसरे ब्रैकेट में रचनाकार का नाम दिया है। उड़चर हारेल नाम की जो पोएम है उसकी विधा क्या है, कविता है। कविता के बाद उसके रचनाकार का नाम क्या दिया है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेय मतलब अज्ञेय। यानी कि ये पूरा नाम आपको अच्छे से बाय हार्ट करके रख देना है। यहाँ पर आपने खाली विधा और रचनाकार का नाम याद किया तो आपको 2 नंबर मिल गए। यानी कि जिस भी पोएम का आप लिखना चाहते हैं, जिस भी पोएम का आप लिखना चाहते हैं वहां पर आपको क्या करना रहेगा,
विधा याद करनी है और रचनाकार का नाम याद करना है। उसके बाद दूसरी पोएम आपको दिखाई दे रही है कि मेरी स्मृति नाम की कविता है। उस कविता के उस कविता की विधा हाइकू है और रचनाकार का नाम दिया है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव है। यानी कि आप इंडेक्स में ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, आप अच्छे से अगर याद करोगे तो। उसके बाद तीसरी पोएम है हम लोगों को पढ़ने के लिए ब्रजवासी है। ब्रजवासी कविता की विधा का नाम दिया है पद है और उनके राइटर है भक्त सूरदास है। रचनाकार का नाम भक्त सूरदास आपको लिखना है। इतना लिखेंगे तो आपको तुरंत 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। आपको खाली याद करना है, याद नहीं करेंगे तो आपको आएगा नहीं। उसके बाद तीसरी कविता है दूसरी इकाई में से अखत कथ्य न जाई। इस कविता की भी विधा का नाम पद ही दिया है। 2 कविताओं की विधा सेम है, पद दिया है और यहाँ पर संत नामदेव है। अखत कथ्य न जाई का और ब्रजवासी पोएम के ये रचना जिन्होंने लिखी है उनका नाम है भक्त सूरदास है। ये अच्छे से याद में रखना है। चिंता जो कविता है वो महाकाव्य अंश है, ऐतिहासिक कविता है। वहां पर उस कविता के रचनाकार का नाम लिखना है जयशंकर प्रसाद। और लास्ट की जो पोयम है चलो दीप जलाए, इस कविता का विधा लिखी है, गीत है और सुंदरनाथ तिवारी उसके रचनाकार है, राइटर है। अगर हम लोग बाय हार्ट अच्छे से अगर वो करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 2 नंबर वहां के वहां तुरंत मिल जाएंगे। यानी कि रचनाकार का नाम के लिए 1 नंबर, रचना की विधा अच्छे से याद करोगे तो उसके लिए 2 नंबर। इसका आप अच्छे से चार्ट बनाकर रखिए। उसमें ये 5 प्रश्न ऊपर पैराग्राफ में ऊपर इसमें फुल स्केप पेपर पर 5 क्वेश्चन लिख देना और एक के नीचे एक ऐसे 7 पोएम के नाम लिख देना, 4-4 लाइन छोड़कर। तो पहले ब्रैकेट में खाली रचनाकार का नाम या कविता का नाम, पहले एक और ब्रैकेट बढ़ा दो। कविता का नाम तो परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपको ऑलरेडी 2 कविताएं दिखाई देगी क्वेश्चन पेपर में। उस 2 कविता में से आपको चॉइस करना है मुझे कौन सी कविता का लिख देना है। तो आप अच्छे से 6 के 6 कविताओं का ऐसे एक फुल स्केप पेपर अगर 5 विभाग करोगे, रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद, पंक्तियां, तो उसके उत्तर आप लिखोगे तो अच्छे से आपके याद में रह जाएगा। दूसरा प्रश्न दिया, तीसरा प्रश्न भी 1 नंबर के लिए है, पसंद की पंक्तियां। यानी कि आप लोगों को 2 पंक्तियां यहाँ पर लिख देनी है, अच्छे से याद में रखिए। कोई भी है, यानी कि आप लोगों को अगर 6 कविता है तो खाली 12 पोएम की लाइन आपको याद करनी है। तो 2-2 अगर लाइन अच्छे से याद करोगे और वही लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पर भी जरूर 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर उसके बाद चौथा प्रश्न दिया जाता है पंक्तियां पसंद होने के कारण। यहाँ पर मोस्ट ऑफ आपको पॉजिटिवली लिखना रहता है कि ये कविता मुझे क्यों पसंद आ गई है, यानी कि इस कविता में लेखक ने क्या बता दिया है, रचनाकार ने क्या बता दिया है, वो सारी बातें, वो सारा विषय जो रिलेटेड है उस कविता से, आपको इस कविता में पसंद आने का कारण आपको बता देना है। आप कभी भी नहीं लिखोगे कि मुझे ये कविता पसंद नहीं है, क्योंकि हर कविता, हर राइटर का यही कारण रहता है कि वो सारे गुण आपके अंदर आ जाए, इसलिए लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आवाज नहीं आ रही मिस। मिस आवाज ब्रेक हो रही है। हेलो मिस। आवाज नहीं। हेलो मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो मैडम, माइक ऑन कीजिए आपका। हेलो, अभी आ रहा है? यस मैम। ओके, कंटिन्यू। हाँ कंटिन्यू होती। यहाँ पर देखो, फिर हम मैंने बता दिया कि आपकी जो चौथा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आने वाला है, वो 1 नंबर के लिए आपको 2 कविता की लाइन, 6 कविता जो है उसमें से 2-2 लाइन आपको याद करनी है। केवल 12 लाइन है, ज्यादा कुछ याद करना नहीं है। लेकिन बिना बाहर के एक ही क्वेश्चन आपका 80 नंबर के पेपर में ऐसा है कि जो 6 नंबर की तैयारी आप घर से करके जाओगे और वहां पर वही का वही क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा पैराग्राफ आएगा, कौन सी कृति आएगी, कौन सा पद्य विश्लेषण के लिए पंक्ति आएंगी, वो आपको एग्जैक्टली पता नहीं है। लेकिन ये जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर आपको 80 नंबर के पेपर में घर से ही आप याद करके जाना है और वही का वही जाकर लिख देना है। खाली पोयम जो आपने याद की है वो आपको चॉइस दिया जाएगा और इस हिसाब से आप करेंगे। तो आपको ये याद में अच्छे से रख देना है। उसके बाद आपको 2 नंबर के लिए लास्ट का 5वां प्रश्न आ जाता है। ये अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4 नंबर के लिए 4 अंक के लिए ये 4 क्वेश्चन है। उसके बाद जो 5वां है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है।
यानी कि रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, इस कविता से आपने क्या सीखा है, उस कविता से आपने जो भी सीखा है वो आपको क्या करना है, उससे आपको जो प्रेरणा मिली है उसके बारे में आपको उस कविता से संदेश लिख देना है। इस प्रकार से पद्य विश्लेषण के 5 क्वेश्चन आपके 80 नंबर के पेपर में रहेंगे और वो आप अच्छे से करोगे। अभी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो ताकि आपको याद करने के लिए अच्छा हो जाएगा। उसमें क्या दिया है, उड़चर हालिल नाम की जो पोयम है उसके राइटर का नाम दिया है। जो 1 नंबर का क्वेश्चन आपको आने ही वाला है, रचनाकार का नाम, उसमें लिखेंगे आप सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयन अज्ञेय। उसके बाद दूसरी कविता है मेरी स्मृति, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव है। 9वीं कविता है ब्रजवासी, उसके कविता का रचनाकार का नाम दिया है भक्त सूरदास है। इस प्रकार अगर आप अच्छे से अगर ये लिखोगे और याद करोगे तो मुझे लगता है आपके नंबर जरा भी नहीं जाएंगे। हर राइटर का नाम मैंने बता दिया है, इंडेक्स में है, रचनाकार का नाम और विधा। तो जैसे कि वैसे आपको क्या करनी है, लिख देनी है, चार्ट बनाना है और उस चार्ट के हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपके नंबर 6 के 6 आपको जरूर मिल जाएंगे। अभी हमें देखना है कि उड़चर हारेली इस पोयम का हमें रचना का हमें किस टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि विश्लेषण, हमें पद्य विश्लेषण किस तरह से करना है। अगर इस पोयम के बारे में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि उड़चर हारिल इस कविता में क्या दिया है। तो हारिल नाम का एक पक्षी है, महाराष्ट्र का पक्षी है, उसको प्रेरित करते हुए लेखक यहाँ पर जो है अज्ञेय जी, उन्होंने बता दिया है कि मानव भी उसी तरह से है, हमें क्या करना है, ऊंचे उड़ना है हमें, यानी कि हमें अच्छे अच्छे स्वप्न रखने हैं और उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी से हमें उड़ान भरनी है पक्षियों की तरह। यानी कि प्रेरणा के रूप में यहाँ पर हारिल नाम का पक्षी यहाँ पर लिया गया है। तो मानव को भी उसी प्रकार से क्या करना है, अपने काम करने हैं, अपने कर्म करने हैं। तो फिर यहाँ पर लेखक यही बताना चाहते हैं कि जो पहला प्रश्न आपको आ जाएगा परीक्षा में, तो इसी प्रकार से रहेगा कि रचनाकार का नाम क्या है। उसमें आपको यही लिख देना है कि श्री सच्चिदानंद हीरानंद वत्सय अज्ञेय। अभी के अभी बैठे बैठे ये 2 क्वेश्चन अगर याद करेंगे तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। रचना की विधा, विधा में भी ज्यादा कुछ याद करना नहीं, खाली कविता एक ही शब्द याद करना है, 1 नंबर जरूर आपको मिल जाएगा। उसके बाद पसंद की पंक्ति, पसंद की पंक्ति आप कविता में से कोई भी 2 पंक्तियां याद कर सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पर जो डाइजेस्ट में या 21 में जो दिया है वही याद करनी है, ऐसी कुछ भी बात नहीं। आपको जो कविता याद पसंद है पंक्तियां वो याद करेंगे, तो उससे ही रिलेटेड आपको पंक्तियां क्यों पसंद है वो आपको नीचे चौथा प्रश्न उसके ऊपर ही डिपेंड है, तो वही लाइन का आपको लिखना रहेगा। अगर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर शेयर करते हुए बता दिया है कि काप न यद्यपि दसों दिशा में तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपास जगत का तुझको पद से हेर रहा है। ये पंक्तियां मैंने यहाँ पर पसंद होने के लिए 2 पंक्तियां लिखी है, 2 पंक्तियां ऐसी लिखनी है आपको। उसके बाद पसंद होने का कारण आपको चौथा प्रश्न आ जाएगा 1 नंबर के लिए। तो यहाँ पर आपको यही लिखना है कि कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा यहाँ पर रचनाकार देते हैं। यानी कि आपको अगर देखा जाएगा तो हारिल के माध्यम से कवि ने यही बता दिया है कि मानव के जीवन में क्या होते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। व्यक्ति को जीवन के अपने पथ पर सदैव क्या करना है, काम करते रहना है, कर्म करते रहना है। यानी कि उसके बिना हमारे आत्मगौरव पूरा नहीं हो जाता है, हमें आत्म सम्मान नहीं मिल जाता है। हमें क्या करना है, मिट्टी में हम लोग रहकर ही हमें क्या करना है, अपना अपनत्व अलग से कुछ करके दिखाना है। यानी कि मानव जीवन से हमें यही सीख मिलती है, तो हमें अपने कर्म में आगे आगे बढ़ते रहना है। यानी कि पसंद होने का कारण बहुत बड़ा लिख सकते हो। उसके बाद रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, हमें इस रचना से क्या संदेश मिला है। तो विपत्ति से बिना घबराए उसका सामना करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाने का संदेश दिया है। रचना से प्राप्त संदेश में आप कम से कम मुझे लगता है 5 या 6 सेंटेंस लिखना आपको बहुत जरूरी है। इस कविता से आपने जो भी सीखा है वो आपको पूरा उसका लिख देना है। जैसे कि पसंद होने का कारण, पंक्ति से रिलेटेड आपको उसका उत्तर लिख देना है, ये पंक्तियां क्यों पसंद है। लेकिन 5वां जो क्वेश्चन दिया है रचना से प्राप्त, यानी कि पूरी पोएम से आपको जो भी संदेश मिला है, जो भी प्रेरणा मिली है, इससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछा गया है। आप यही लिखोगे कि यदि मानव जीवन केवल मिट्टी से बना है तो मिट्टी में हमें क्या करना है, अपनी इच्छा से अच्छे काम करना है। जैसे कि हारिल पंछी का यहाँ पर उदाहरण दिया है, मस्तिष्क का मशाल बनकर हमें जो संदेश देता है हारिल पक्षी, उसी की तरह हमें क्या करना है, हारिल के हाथ का यही तिनका झंडे में लहराना है। यानी कि इस प्रकार से हमें काम करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। मानव कभी भी असमर्थ नहीं हो सकता है। हमने अगर छा लिया तो हम जहाँ चाहे वहां उड़ सकते हैं, यानी कि जो चाहे वो काम हम जरूर सक्सेस मिला सकते हैं, लेकिन हमें वो
तय करना है कि मुझे आगे क्या करना है। इस टाइप से आप इस रचना का संदेश यानी कि 5वें प्रश्न का उत्तर आप बड़ा लिखोगे। इस कविता से आपने क्या सीखा है, तो भी उसका आंसर एकदम राइट है। यानी कि यहाँ पर आपको याद करना खाली है रचनाकार का नाम, रचना की विधा और पसंद पंक्तियां, ये 3 ही प्रश्न याद करने हैं और बाकी ये 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हो। उस पोयम में क्या दिया है वही आपको खाली केवल याद रखना है। अभी दूसरी पोयम मैंने बता दिया है कि मेरी स्मृति है। मेरी स्मृति अगर इस पोयम में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी इसी टाइप के यानी कि पद्य विश्लेषण में यही 5 प्रश्न रहेंगे। उस 5 प्रश्नों में खाली अलग अलग राइटरों का नाम, अलग अलग विधा रहेगी, पसंद पंक्तियां रहेगी। तो मेरी स्मृति इस कविता में भी राइटर इस कविता में अगर देखेंगे तो इस कविता में यही बताया गया है कि हमारे जो गांव है उन गाँवों में किस प्रकार से बदलाव हो गए हैं, शहरीकरण गांव तक पहुंच गया है। उस गांव तक शहरीकरण पहुंचने के कारण गांव की हालत कैसी हो गई, यानी कि गांव शहरों में बदल गए हैं। इसका उदाहरण इस मेरी स्मृति कविता में दिया है। यानी कि आप लोग भी अगर गांव जाएंगे 4-5 साल के बाद तो आपको भी बहुत सारे बदलाव दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक को वही सब याद आ जाता है। स्मृति मतलब पहले के गांव किस तरह के थे और अभी गांव कैसे बदल गए हैं, इसका वर्णन इस यहाँ पर दिया है। जैसे कि आप देखेंगे तो गांव में भी छाव अभी ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि गांव में भी मोस्ट ऑफ पेड़ की कटाई हो चुकी है। गांव में भी सीमेंट के जंगल बन गए हैं, यानी कि गांव में भी बड़े बड़े बंगलोस या अलग टाइप के घर बन गए हैं। तो यहाँ पर भी लेखक क्या करना चाहता है, मुझे जो पहले गांव में अमराई दिखाई देती थी, कोयल की आवाज सुनाई देती थी, वहां के मिट्टी की एक मेहंदी की तरह सुगंध आ जाती थी, वो महक अभी कहाँ पर गई। इस प्रकार से प्रश्न मेरी स्मृति में कविता से रचनाकार को आ जाते हैं। यानी कि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव है, उनको ये सारे प्रश्न आ रहे। सच में हमें भी वही प्रश्न आ जाते हैं कि गांव और शहर में बदलाव कैसे आ गया। हर गांव से शहर से जो भी लोग गांव में जाते हैं उनको अपनत्व नहीं दिखाई देता है, क्योंकि गांव भी पूरा बदल गया है। ना गांव पहचान सकता है शहरवासियों को, ना शहरवासी पहचानने लगे हैं गांव को। इस टाइप से इस कविता में बता दिया है। यानी कि वास्तविक रूप से यही अभी हर गांव की हालत हो गई है। तो यहाँ पर रचनाकार का नाम आपको याद करना है अच्छे से, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव है। मेरी स्मृति इस पोयम के और उसके रचना का प्रकार दिया है, हाइकू नाम की विधा है और पसंद की पंक्तियां, फूल खिलता महकता मुरझाता स्वप्न बनता। यानी कि यहाँ पर उनको पसंद पंक्तियों में कवि ने यही जीवन के बारे में ही बता दिया है कि मनुष्य किस प्रकार, मनुष्य को भी इसी प्रकार निसर्ग से बहुत सारी बातें हमें सीखनी है। जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, महकता है, मुरझाता है, स्वप्न बन जाता है, इसी प्रकार से हमारा मानव जीवन भी है। हमें क्या करना है, अपनी प्रगति करनी है, विकास करना है। और बाद में मिट्टी में, जैसे प्रकृति में हम लोग प्रकृति ने हमें बनाया है उसी प्रकार से हम लोग भी मिट्टी बनने वाले हैं। यानी कि हमें उसी टाइप से हमें रहना है आगे भी और बढ़ना भी है, और उसी टाइप से हमें कर्म करने हैं। तो यहाँ पर पसंद पंक्तियों का अर्थ ऑलरेडी दिया है। कवि डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव इस कविता के माध्यम से जीवन का यथार्थ व्यक्त करना चाहते हैं। कविता से स्पष्ट करना चाहते हैं कि फूल की तरह मनुष्य भी जन्म लेता है, अपना कार्य करता है और अंत में वह मृत्यु उसका अंत है, ये सभी को पता है। तो हमें क्या करना है, इसीलिए अपने अच्छे अच्छे कर्म करके अपनी पहचान बनानी है। यानी कि इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इन 2 पंक्तियों को उन्होंने अच्छे से लिखा है। यानी कि पसंद पंक्तियां ये 2 यहाँ पर दी गई है। इस कविता से बाकी भी बहुत सारी अच्छी पंक्तियां हैं, वो आप 2 अगर पंक्तियां याद करेंगे तो उससे ही उत्तर पंक्तियां पसंद होने का कारण लिखोगे, ना कि दूसरी पंक्तियां याद करोगे और यहाँ पर जो दिया है पसंद होने का कारण वो लिखोगे। ऐसे बिल्कुल करना नहीं है आपको। आपको जो पंक्ति लिखनी है उसी का ही समानार्थी शब्द जैसे लिखते हो उसी टाइप से उसी कविता का आपको क्या करना है, वो पसंद क्यों है उसके बारे में आपको लिख देना है। तो यहाँ पर लास्ट का प्रश्न 2 नंबर के लिए आपको जो आ जाएगा, रचना से प्राप्त संदेश, यानी कि इस कविता से आपने क्या संदेश लिया है। तो इसका भी आपको 2 या 4 सेंटेंस में आपको उत्तर लिखना है कि कवि ने इस कविता से मानव को यही संदेश दिया है कि प्रकृति के अन्य घटकों की तरह हमें भी क्या करना है, अपने कार्य करते रहना है। जैसे कि अगर हमें देखेंगे तो सूरज रोज आता है रोज जाता है, यानी कि उसके रोटेशन में जरा भी चेंज नहीं हो जाता है। तो हमें भी क्या करना है, अच्छे कर्म के लिए कोई नया दिन देखने की जरूरत नहीं है। अच्छे दिन है तो उसी दिन में काम करूंगा, ये बिल्कुल करना नहीं है। हमें अच्छे अच्छे कर्म करके अपना कार्य करते रहना है। अगर कर्म देखेंगे तो अगर आप लोग देखेंगे तो अभी आप 10th में हो, आप लोगों के सामने एक ही आपकी मंजिल होनी चाहिए कि मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है। तभी अच्छा अगर परसेंट आएगा तो मेरा आगे का जीवन जो है वो एकदम आरामदायी जाएगा, यानी कि मैं सक्सेस पाऊंगा। तो मुझे अच्छा
कुछ ना कुछ करने के लिए बहुत सारे रास्ते मिल जाएंगे। अगर मैंने अच्छे से कुछ नहीं किया तो मुझे आगे के रास्ते बहुत कम मिल जाएंगे। यानी कि आगे पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे तो उस टाइप से आपको जो मन चाहे वो कॉलेज या जो मन चाहे वो फील्ड आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करना है, आपको अपनी मंजिल के पहुंचाने के लिए आपको इस प्रकार से कर्म करना है। इस प्रकार से उस कविता में मेरी स्मृति में बता दिया है। अभी तीसरी पोयम आपको बता दी है मैंने कि ब्रजवासी है। इस कविता के भी आपको इसी टाइप से 5 क्वेश्चन आएंगे 6 नंबर के लिए। उसमें भी रचनाकार का नाम आपको लिख देना है। अभी बैठे बैठे भी हाथ में पेन है, नोटबुक है, तो आप लोग लिख सकते हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो कि रचनाकार का नाम लिख सकते हो। भक्त सूरदास है। रचना का प्रकार आप या विधा आप लिखोगे कि पद है। मैंने बता दिया कि आपको 2 पोयम का जो विधा है वो पद ही लिखना है आपको दोनों पोयम का। तो यहाँ पर भी इस पोयम का भक्त सूरदास है, उन्होंने क्या बता दिया है कि यानी कि ब्रजवासी, यहाँ पर जो पोयम है वो पोयम आप लोगों ने अगर पढ़ी होगी तो ऐतिहासिक पोयम है। इस पोयम में श्री कृष्ण भगवान है वो मथुरा जाते हैं। यानी कि जो राजा कंस है वो उनके मामा है, उन्होंने जब श्री कृष्ण को बुलाया था, मथुरा बुलाया था, तब वहां पर ब्रजवासी में रहने वाले लोगों की हालत कैसी हो गई थी, यशोदा मैया की हालत, उनकी माँ जो है उनकी हालत कैसी हो गई थी, उनकी गोपियों की हालत किस प्रकार से हो गई थी, राधा की हालत किस प्रकार हो गई थी, इससे रिलेटेड ये पूरी पोयम दी है। तो यहाँ पर उन्हें वही बता दिया है कि कृष्ण भगवान वहां जाने के बाद क्या हुआ था। यानी कि इस प्रकार से वहां पर वर्णन इस कविता में दिया है। तो भक्त सूरदास ने यहाँ पर बहुत ही बारीकी से बता दिया है कि माँ यानी कि माँ और बेटे का विरह किस प्रकार से हो गया था। यानी कि एक दूसरे को न मिलने के कारण वो क्या क्या नौचार करना चाहती थी। यानी कि मेरे बेटे को मेरे पास रहने दो, ऐसे वो कंस राजा को विनंती करती है कि मुझे चाहिए तो बंदी बना दो, मेरे पास जितनी भी गायें हैं, मेरे पास जितना भी संपत्ति है, वो बोल देती है यशोदा मैया कि वो सब लेकर जाओ, लेकिन मेरे कृष्ण भगवान को मेरी आंखों से दूर नहीं करना। इस प्रकार से विनंती करते हुए यहाँ पर इस पोएम में बता दिया है। तो यहाँ पर उसी कविता में अगर देखेंगे तो पसंद की पंक्तियां आप मन चाहे दो कोई भी पसंद पंक्ति आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर शेयर करते हुए बता दी है कि अति मलिन वृषभानु कुमारे हरि श्रमजल भिजीय उर अंचल तिही लालच न धुआती सारी अधमुख रहित अनत नहीं चितवती जो गत हारे थकित जुनु छूटे चिकुर पदन उमाहा लेने जो नलिनी हिमकर की मारे। यानी कि इस टाइप से 2 लाइन यहाँ पर आपको पसंद की पंक्ति या 2 लाइन आपको बाय हार्ट करके वो लिखनी है और उसी पंक्तियों का आपको अर्थ विस्तृत रूप से लिख देना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान जब मथुरा चले गए थे तब राधा की हालत कैसी हो गई थी, इसका उदाहरण इस 2 पंक्तियों में दिया गया है। तो यहाँ पर राधा क्या करती है, यानी कि वो जाने के कारण वो बहुत उदास हो जाती है। कृष्ण भगवान वहां जाने मथुरा जाने के कारण पूरी नगरी ही उदास हो गई थी, लेकिन राधा को ज्यादा विरहकुल हो गई थी क्योंकि उसको हर वक्त श्री कृष्ण भगवान अपने पास ही है ऐसे लगता था। और उस वियोग के कारण वो क्या कर रही थी, पूरा नीचे देखती रहती थी, यानी कि ऊपर भी देख नहीं रही थी। और उसके बाद उसने अपनी जो साड़ी है वो भी धुलवाई नहीं थी क्योंकि उसमें श्री कृष्ण भगवान के पसीने की एक प्रकार की स्मेल आती थी। तो उसको लगता था कि हाँ मेरे साथ में ही श्री कृष्ण भगवान है, इसीलिए वो क्या कर रही थी, उसके विरह में वो साड़ी भी नहीं धुलाती थी। विरह के कारण उनके अपने केशों पर भी ध्यान नहीं, यानी कि वो बाल भी नहीं बना देती है और वैसे ही पूरा दिन रात उनके ही याद में श्री कृष्ण के रहती थी। यानी कि विरहकुल वातावरण, विरहकुल यहाँ पर जो स्फटिक चित्रण इस दोनों पंक्तियों में से किया हुआ आप लोगों को दिखाई देता है। 5वीं पोयम है रचना से प्राप्त प्रेरणा, यानी कि इस कविता से, इस रचना से आपने क्या संदेश मिला है, क्या आपको प्रेरणा मिलती है। तो कवि जो सूरदास है, भक्त सूरदास है, उन्होंने इस पंक्तियों से हमें यही प्राप्त संदेश दिया है कि नंद यशोदा और कृष्ण जिस प्रकार अपने बच्चों को पालते हैं उसी प्रकार से हमें भी अपने बच्चों की परवरिश करनी है। उसी टाइप से जैसे यशोदा मैया को श्री कृष्ण प्यार करते थे उसी प्यार से आपको भी अपनी माँ से प्रेम करना है। यानी कि श्री कृष्ण भगवान यानी कि और यशोदा मैया का जिस प्रकार का रिश्ता है उसी प्रकार का ही रिश्ता हर माँ बाप का अपने बच्चों के साथ होना चाहिए। यही हमें इस पाठ से, इस कविता से हमें संदेश मिलता है या प्रेरणा मिलती है। इस टाइप से इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। उसके बाद पोयम अगर आप देखेंगे ब्रजवासी के बाद चिंता नाम की पोयम है और जो हमारी इस पोयम का भी पद्य विश्लेषण आपको बोर्ड की परीक्षा में आ सकता है। आपको 6 के 6 पोयम का पद्य विश्लेषण बाय हार्ट करके ही रखना है। कोई भी कविता का खाली नाम दिया जाएगा, ब्रजवासी रहे, उर्जल हालिर रहे या
चिंता रहे। 2 पोएम के नाम आपके सामने परीक्षा के 80 नंबर के पेपर में आ जाएंगे। आपको चॉइस है आपके हाथ में 2 पोएम में से मुझे कौन सी पोएम अच्छे से याद है, उसी पोएम का आपको कर देना है। तो इस पोएम का भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो और अच्छे से आप लोग बाद में लिखेंगे पेज पर। तो रचनाकार का नाम लिख देना है, जयशंकर प्रसाद है। रचना की विधा लिख देनी है, महाकाव्य अंश लिख देना है। पसंद की पंक्तियां यहाँ पर मैंने ऑलरेडी दी है कि प्रकृति रही दुर्जन पराजित हम सब थे, भूले मद में भूले ते हाँ तीरते केवल सब विलासित के नाम में, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलाधि का नाद अपार। यानी कि इस कविता से भी आप लोग अगर देखेंगे तो ये कविता जो है यह महाकाव्य है। यानी कि पहले जमाने जो राजा लोग रहते थे तब की ये कविता लिखी गई है। मनु नाम का जो राजा है वो चिंता से ग्रस्त हुआ है। उसको क्यों चिंता सता रही है, क्या बात है, क्या रीजन है। अगर उस कविता का आप लोग विषय देखेंगे, उस कविता से रचना देखेंगे तो आपको जरूर उसके बारे में याद आता होगा। तो मैं थोड़ा सा उसका सारांश बता देती हूँ। इस पोएम में से आपको क्या बताना चाहते हैं। यहाँ पर मनु नाम का जो राजा है, मनु नाम के जो राजा है, तो इस राजा ने यहाँ पर यही बता दिया है कि यहाँ पर चिंताग्रस्त वो क्यों हो गए, क्योंकि वहां पर वो हिमालय के एक पर्वत के शिखर पर वो बैठे हुए हैं और सब जगह पर नीचे देखेंगे तो पूरा पानी से ढका हुआ है। यानी कि उनको चिंता हो गई कि इतनी तूफान बारिश हो रही है, इतना पानी रुक नहीं रहा है, तो अभी ये जीव सृष्टि है, यानी कि पक्षी है, प्राणी है, वृक्ष है, ये कैसे जीवित रहेंगे। इसी चिंताग्रस्त से व्यस्त होकर वो मनु राजा जो है वो ऊपर जाकर हिमालय के पर्वत पर जाकर बैठ गए हैं। तो वहां बैठने के बाद उनको बहुत चिंताएं आ जाती है। वो भगवान को भी धुतकारते हैं कि वो उनको भी बोलते थे कि आपके विलासता के कारण क्या हो गया है, इतना सृष्टि पर, इतना पृथ्वी पर हाहाकार मच गया है, तो इसको आप रोकना चाहिए भगवान को। इस प्रकार से वो बोल देते हैं कि अति हमें किसी भी बात की ये करना नहीं चाहिए। यानी कि किसी प्रेम भी अगर अति करेंगे तो उसका भी नुकसान हो जाएगा। ज्यादातर हम लोग खेलते रहेंगे तो वो भी वो नुकसान हो जाता है। तो वही भगवान से वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इतना भी ये मत कीजिए। यानी कि भगवानों के अगर आप लोग देखेंगे, काव्य पढ़ेंगे या उनकी कहानियां पढ़ोगे तो उसमें भी बहुत सारी दिलचस्प बातें हमें सुनाई मिलती है। तो यहाँ पर भी वही कारण हो गया था कि उनका ध्यान नहीं था, वो अपने खेलों में मग्न थे, अपने विलासिता में मग्न थे। इसीलिए इंद्रदेव ने भी क्या किया था, तूफानी बरसात वहां पर शुरू कर दी थी। इस पोएम में वही बताती है कि उस तूफान के कारण वहां के पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे थे, बर्फ से पूरे घिरे हुए थे। तो इसी चिंता से मनु राजा वहां पर बैठे थे और वह भगवान बाकी लोगों से वो बोल रहे थे कि ये बरसात रुकवा दो, ताकि मेरी सृष्टि जो है, मेरी पृथ्वी पर रहने वाले जो जीवित लोग हैं उनको क्या मिलेगा, जीवन मिलेगा। इसी प्रकार से इस कविता में प्रकृति का कहर रुकवाने के लिए चिंतित मनु राजा बैठे हुए हैं, इस कविता में बता दिया है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस कविता के रचनाकार का नाम दिया है जयशंकर प्रसाद है। रचना की विधा महाकाव्य का अंश है और पसंद पंक्ति है यहाँ पर दी है। देखो प्रकृति से ही रिलेटेड दी है। प्रकृति रही दुर्जय पराजित हम सब थे, भूले मद में भूले थे हाँ तीरते केवल सब विलासित के नद में। यानी कि विलासिता कौन भोग रहा था, भगवान भोग रहे थे। हम सब पराजित हो गए थे क्योंकि प्रकृति में इतना दुर्जय यानी कि इतना कहर मचा गया था कि पूरे वे सब डूबे डूबा उनका विभव बन गया परावर, उमड़ रहा था देव सुखों पर दुख जलादि का नाद अपार। यानी कि वहां पर तो भगवान तो सारे सुख में खेल रहे थे, यानी कि वो उनको तो पता ही नहीं चल रहा था कि इस प्रकार हो रहा है, लेकिन जलादि पूरी पृथ्वी हो रही थी। यानी कि उस वहां पर हमें क्या करना है, रुकना चाहिए। हमें अपार ज्यादा बरसात भी नहीं चाहिए और अपार किसी भी बात के हमें ज्यादा हम लोग कुछ भी करेंगे तो उसका अंत में नाश हो ही जाता है। यानी कि विलासिता हमें कम ही उपभोगनी चाहिए। यानी कि बहुत सारा दुख हम लोग सहनेंगे तभी कहाँ पर सुख आ जाता है। तो सुख आने के बाद वही अगर सुख उपभोगते रहेंगे तो बाद में क्या होने वाला है, दुख ही आने वाला है। तो जो भी है हमें क्या करना है उसको यानी कि उसी हिसाब से हमें उसका कर्म के हिसाब से ही वर्तन करना है। यानी कि ज्यादा उपभोगना नहीं है। पसंद या पंक्तियां, ये पसंद पंक्तियां क्यों है, तो हमें ये पंक्तियां इसलिए पसंद है क्योंकि इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि अति सर्वत्र वर्जय, अर्थात किसी भी चीज का अति ठीक नहीं होता है। देवताओं ने भी विलासिता पूर्व से जीवन जीने में अति न की होती तो उनकी यह दशा नहीं होती। यानी कि इस प्रकार से पृथ्वी पर
पानी से पृथ्वी नहीं डूब जाती, यानी कि यहाँ पर ये कवि यही बताना चाहते हैं। अगर आप लोग देखेंगे तो इस पंक्तियां पसंद होने का कारण आपको स्टार्ट में प्रस्तावना में यही लिख देना है कि हमें ये पंक्तियां इसलिए पसंद है क्योंकि इस पंक्तियों से हमें यह सीख मिली है। ये 2-3 लाइन ऐसे के ऐसे प्रस्तावना आप स्टार्ट करोगे और बाद में वो पोयम क्यों पसंद है इसके बारे में आप इस कविता में लिख सकते हो। अभी दूसरा अगर देखा जाए तो 5वां प्रश्न जो है, रचना से प्राप्त संदेश। इस रचना से आपने क्या सीखा है? इस पद्यांश से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अति सुख नहीं लेना चाहिए, यानी कि अति विलासिता उपभोग नहीं चाहिए। हमें अपने कर्म में तुरंत कर्म करते रहना चाहिए, यानी कि किसी भी बात का अति यानी कि ज्यादा हमें नहीं करना है। अभी अगर देखे जाएंगे तो 5वीं कविता है, 12वीं जो कविता दी है, चलो आज हम दीप जलाए। इस प्रश्न का अगर उत्तर आप लोगों को करना है तो यही यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 6 नंबर के लिए। तो चलो आज हम दीप जलाइए। बहुत सुंदर कविता की रचना की है सुरेंद्रनाथ तिवारी ने, और इस कविता की भी रचना की विधा गीत है, यानी कि इस कविता में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बता दिया है वो मैं थोड़ा सा कविता के बारे में बता देती हूँ। उसका ही आपको उपयोग करके संदेश लिख देना है। जो 2 नंबर का प्रश्न जो लास्ट का रहता है 5वां, इस कविता से रचना से आपने क्या सीखा है, इस कविता से आपने क्या प्रेरणा मिली है, उसमें आप कविता का पूरा संदेश या कविता से रिलेटेड जो भी आपको याद आता है वो आपको वहां पर कम से कम 5 या 6 लाइन में आपको लिख देना है, क्योंकि वो 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी इस कविता में क्या दिया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। चलो आज हम दीप जलाए, इस कविता में अगर आप देखेंगे तो ये कविता देश पर गीत की तरह यहाँ पर हमें लेना चाहिए। और इस कविता में वही बता दिया है जो कि हमारे भारतवासी जो अगर पहले देखेंगे तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बाहर से आकर आक्रमण किया था। हम लोग बहुत साल से गुलाम बने थे। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा, ब्रिटिशों ने, पोर्तुगीजों ने, डचों ने, फ्रेंच लोगों ने, यानी कि वहां से बाहर से लोगों ने आकर क्या किया था, हमारे देश पर उनका ही राज चलता था और हम लोग गुलामों की तरह रहते थे। तो उन गुलामी से बाहर निकालने के लिए हमारे पूर्वजों ने, अगर देखा जाएगा तो महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, रानी ये है, झांसी की रानी है, यानी कि बहुत सारे ब्रिटिशों के बाद हमारे जो भारतीय सैनिक है उन्होंने भी बहुत सारे युद्ध करके क्या किया है, हमें गुलामी से बाहर निकाल दिया है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको याद करना चाहिए। हम कब याद उनको करते हैं, खाली जब 15 अगस्त रहेगा या 26 जनवरी रहेंगे तभी देश पर बहुत सारे गीत गाएंगे, तभी हम उनको याद करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, उन लोगों को सदैव याद करना है। इसीलिए यहाँ पर सुरेंद्रनाथ तिवारी है, उनको वही कहना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वो लोग जहां पर भी थे, ऐतिहासिक लोगों के जहां पर भी जान गई है या ऐतिहासिक उन्होंने कुछ काम किया है, तो वहां जाकर हमें दीप लगाने चाहिए। इससे रिलेटेड ये कविता है। जैसे कि अगर महाराणा प्रताप देखेंगे, उन्होंने जहां पर भी युद्ध किया है वहां पर हमें जाकर दीप जलाने चाहिए। जैसे कि शिवाजी महाराज को औरंगाबाद, आगरा में शिवाजी महाराज को क्या किया था, बंदी बनाया था। आप लोगों ने अगर इतिहास में देखा होगा तो वहां पर जहां पर भी बंदी बनाया था उस मिट्टी पर जाओ और वहां पर दीप जलाओ, क्योंकि वो वहां पर बसे हैं। वहां पर हम लोग जाएंगे तो हमें एहसास हो जाता है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए इतनी जाने दी है, तो वहां पर सच में उनका उनका कुछ ना कुछ वास्तव रहेगा, उनका आशीर्वाद हमें जरूर मिल जाएगा। वहां जाकर उस मिट्टी के वहां पर हमें क्या करना है, दिए लगाने हैं। इस प्रकार से कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्रिटिशों के बाद जालियनवाला हत्याकांड है, उसके उसके भी पंक्तियां यहाँ पर इस पोयम में दी है। जालियनवाला बाग में भी बहुत सारे, आपने इतिहास में देखा होगा तो जालियनवाला बाग हत्याकांड में बहुत सारे हमारे भारतीय मर गए थे, क्योंकि वहां पर जनरल डायर है, उसने क्या किया था, बेछूट गोली मार किया था और उसके कारण हमारे हजारों लोग मर गए थे। उसमें छोटे बच्चे थे, कितनी सारी स्त्रियां थे, ये थे, बड़ी युवा अवस्था में आने वाले लड़के थे। वो जो भी उस सभा में मौजूद था उसमें से हजारों की तादाद में मर गए थे लोग। तो वहां पर भी जाकर हमें वो प्रेक्षणीय स्थल, हिस्टोरिकल प्लेस जाकर हमें देखना है, क्योंकि हमारे पूर्वज वहां पर हमारे लिए वहां पर धरना देकर बैठे थे, गुलामी से बाहर निकलने के लिए बैठे थे, ब्रिटिशों से बाहर लड़ने के लिए वहां जालियनवाला बाग में वहां पर सभा ली गई थी और वहां पर वो मर गए थे। उन्होंने हमारे लिए अपना बलिदान दिया है। तो वहां जाकर हमें क्या करना चाहिए, दीप जलाने चाहिए। इस प्रकार कवि कहना चाहता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ कारगिल का, उसका भी इस कविता में वर्णन दिया है। तो वहां पर भी, जहां पर भी कारगिल युद्ध में हमारे भारतीय सैनिक मर गए थे, वहां पर भी हमें जाकर क्या करना चाहिए, दीप जलाने चाहिए। ना कि हमें पिकनिक के नाम पर हम लोग कहीं पर भी वाटर पार्क में जाएंगे या गार्डन में घूमते रहेंगे, उससे हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन हमारे जो पूर्वजों ने हमारे लिए
जो प्रेरणा स्रोत है, हम उनके कारण आज सुरक्षित रूप से अपने घरों में सांस ले सकते हैं, अपने देश में घूम सकते हैं। उन सैनिकों के लिए हमें क्या करने चाहिए? दिए जलाने चाहिए, उनके गीत गाने चाहिए, उनको वो जहां भी मिलेंगे हमें उनका आदर करना चाहिए, सैल्यूट मारना चाहिए। इस प्रकार से इस कविता से हमें सीख मिलती है। यहाँ पर भी इस रचना का नाम आप अगर देखेंगे तो इस रचना का नाम आपको सुरेंद्रनाथ तिवारी दिया है। रचना की विधा आपको गीत लिख देनी है। इससे भी इस पंक्ति को आपको क्या करना है? पसंद की पंक्ति आपको लिख देनी है। देखो, शिशु को गोद लिए ललना है, कट कटका कट कटकर गिर गई मही पर, शीश कट पर झुका नहीं, उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर नन्हे शिशु चीन गए जहां उन अत्याचारों दीवारों पर। यानी कि ये जालियन वाला हत्याकांड का वर्णन यहाँ पर दिया है। वहां पर छोटे बच्चे भी वहां पर थे उस सभा में, और वहां पर बेछूट गोलीबार करने के बाद ब्रिटिशों ने क्या किया था? वहां पर गोली मारी थी, लेकिन कोई भी बच्चा वहां पर झुका नहीं कि मुझे छोड़ दो, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मुझे जीना है। ऐसे किसी भी बच्चे ने या किसी भी माँ ने नहीं बोला था। लेकिन वहां देश प्रेम के कारण उन्होंने क्या किया था? अपनी छाती आगे करके वहां पर गोली खा ली थी, क्योंकि हमें अंग्रेजों की गुलामी नहीं चाहिए थी। इस प्रकार इस कविता से आपको उसका ये सरल अर्थ पता होता है। उसके बाद इस कविता से, रचना से हमने क्या सीखा है? इस कविता से हम यही प्रेरणा प्राप्त होती है कि हर लोगों को यही याद रखना चाहिए कि जो देश के लिए शहीद हो गए हैं, आवश्यकता आने पर उन शहीदों के लिए हमें भी क्या करना है? तत्पर रहना है, हमें भी उनके लिए मदद करनी चाहिए। इस प्रकार से इस कविता में आपको संदेश मिल जाता है। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो 5-6 कविताओं का हम लोगों ने अच्छे से पद्य विश्लेषण कर दिया गया है। आप अपने नोटबुक में अच्छे से लिख दो। और मुझे लगता है एक ही पोयम का रह गया है, अखत्य कथ्य न जाई। उस कविता का मैंने पद्य विश्लेषण नहीं आपको शेयर किया है। आप लोग उसी एक पोयम का ही पद्य विश्लेषण, रचनाकार का नाम आप अच्छे से लिखोगे तो आपको उसके भी नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आपको अगर उस कविता से भी अगर देखेंगे तो अखत्य कथ्य न जाई, मैं खाली आपको ऐसे ही बोल दी थी, उसका मैंने ये नहीं किया है पद्य विश्लेषण के लिए। उस पोयम से अगर आप लोग देखेंगे तो उस कविता के रचनाकार का नाम दिया है संत नामदेव है। इसके भी विधा का नाम पद है। मैंने बता दिया था कि 2 कविताओं के विधा का नाम पद है, एक ब्रजवासी और दूसरी अखत्य कथ्य न जाई। तो इस कविता में संत नामदेव ने बहुत अच्छे से राम की भक्ति के बारे में बता दिया है। तो राम की भक्ति हम लोग अगर करेंगे तो हमें हर जगह पर क्या दिखाई देता है? राम ही राम दिखाई देंगे, यानी कि हमारा कर्म भी उस हिसाब से अच्छे से हो जाएगा। यही इस कविता से हमें संदेश मिल जाता है। राम नाम का हमें स्मरण करना है, यानी कि अगर आप लोग बोलेंगे तो हम लोग अगर पढ़ाई करना छोड़कर भगवान का स्मरण करेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। कर्म करना यानी कि स्मरण करना, यानी कि अच्छे काम करना है। यही इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है, यही इस कविता से हमें सीख मिल जाती है। तो अखत्य कथ्य न जाए, इस कविता का आप इसी टाइप के 5 क्वेश्चन बनाइए। मैंने बता दिया है कि आप अच्छे से फुल स्केप पेपर पर अगर आप करेंगे तो फुल स्केप पेपर पर अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। और मुझे लगता है तीनों लैंग्वेज का आप अच्छे से लिखोगे, उस कविता का नाम, राइटर का नाम और विधा का नाम, तथा ये 5 के 5 प्रश्न जो रचनाकार के नाम के लिए आपको जो बोर्ड की परीक्षा में आने वाले हैं, तो 6 नंबर आपको जरूर मिल जाएंगे। आपको जरा भी डरने की बात नहीं है। मुझे लगता है आज अगर आप 1 घंटे में भी कम से कम वो चार्ट बनाओगे और दीवार पर लगाओगे तो अच्छे से आपको 6 नंबर आपके नहीं जाएंगे। ऐसे ही करके आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से नंबर स्कोर पड़ा देगा और आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि 80 नंबर के पेपर में मुझे क्या क्या आने वाला है। इतना ही आज मुझे बता देना था पद्य विश्लेषण में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो। इस टॉपिक से संबंधित अगर किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना हाथ ऊपर करो, हैंड राइज करो। इस टॉपिक से संबंधित हाँ मानसी पूछो बेटा। मानसी, हेलो मैम, हाँ बोलो। इसे कितना कविता आएगा? 6 कविता खाली बेटा आएगा। मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर बता दिया ना आपका। आपका इंडेक्स में भी मैंने बाय फॉरगेट बता करके दिया था। खाली 6 पोएम है। पूरा आएगा ये, इसी में 1-2 6 आएगा? पोएम में से आपको 2 पोएम बोर्ड की परीक्षा में आएगी। उसमें 2 पोएम के नाम रहेंगे, कोई भी, मेरी स्मृति रहेगा, चिंता रहेगा। इन 6 पोएम में से 2 पोएम का नाम दिया जाएगा और उस हिसाब से आपको उस रचनाकार का नाम और रचना का विश्लेषण, ऐसे 5 प्रश्न दिए जाएंगे और उनका आपको उत्तर करना रहेगा।
टीचर इसमें हाँ ये प्रश्न पेपर में 2 चीजें दी रहती है, उसमें से बोलते हैं कोई एक लिखो। तो सर मैंने प्रश्न पत्रिका में देखी हूँ तो उसमें बताया वृत्तांत लेखन या कहानी लेखन, दोनों में से कोई एक लिखना रहता है। तो फिर दोनों भी लिखते चलता है कि एक ही लिखना रहता है? अभी बेटा 5वां क्वेश्चन शायद 5वें क्वेश्चन का आप लोग पूछ रहे हैं विभाग 5 में से। उसमें से पहला क्वेश्चन आपको रहता है पत्र लेखन, उसको एक भी ऑप्शन नहीं रहता है। दूसरा जो क्वेश्चन रहेगा उसमें एक वृत्तांत लेखन रहता है, और दूसरा कहानी लेखन रहता है, और तीसरा विज्ञापन लेखन रहता है। ऐसे 3 क्वेश्चन रहते हैं। 3 कृतियों में से आपको 2 ही करनी रहती है। आप अगर एक कविता, कहानी, कथा लेखन और विज्ञापन अच्छे से करोगे तो वृत्तांत लेखन लिखने की जरूरत ही नहीं, वो पूरा क्वेश्चन ही ड्रॉप कर लो और इसका ही 4-4, 5-5 रिवीजन के रूप में विज्ञापन 5 बनाओ, कथा लेखन 5 लिखो, तो वो आपको अच्छा नंबर दे सकता है। आपको तीनों की तीनों कृतियां नहीं करनी है, 2 ही कृति करनी है। ओके टीचर। और किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से याद करेंगे तो ही ये क्वेश्चन आपको नंबर दे सकेगा। याद नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आपको जरा भी नंबर नहीं दे सकता है। अगर जरा भी याद नहीं आ जाता है तो कम से कम पसंद पंक्ति होने का कारण या रचना से प्राप्त संदेश वो भी लिखेंगे तो भी आपके नंबर नहीं जाएंगे। कई बार क्या बच्चों का होता है, पसंद पंक्ति याद नहीं रहती तो वो प्रश्न ही पूरा छोड़ देते हो। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको रचनाकार का नाम अच्छे से याद आ जाता है, रचना की विधा आ जाती है, भले ही पंक्ति अगर याद नहीं रहती है तो 5 क्वेश्चन लिखो और उसको ड्रॉप करो, लेकिन बाकी के जो 4 क्वेश्चन है वो तो कंपलसरी आपको अटेंड करने हैं। इतना भी अगर करेंगे तो वो भी नंबर आपके नहीं जाएंगे। और 6 पंक्तियां यानी कि 6 पोएम में से 12 लाइन याद करना कुछ बड़ा काम नहीं है। आप अगर अच्छे से वो लिखोगे, चार्ट बनाओगे तो आप हिंदी के बुक में, तो आपको उसका अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए मैंने बता दिया है कि इंडेक्स का बाइफरकेशन अच्छे से कर लो। गद्य विभाग, पद्य विभाग, स्थूल पाठ, ड्रॉप लेसन, तो अगर अच्छे से आप करोगे तो उसमें आपको अच्छे नंबर जरूर मिल जाएंगे पेपर में। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी मैं लेफ्ट हो जाऊँ फिर? हाँ।